हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 को अपन थ्योरेटिकल रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन इस पार्ट के जो एमसीक्यूज हैं यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा के साथ साथ विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 8 दिया गया है। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के नाम से इस चैप्टर को शुरुआत की गई है। अपने इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ा है उसके बारे में एक बार फटाफट चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने प्राकृतिक चुंबक पढ़ा है, उसके बाद में कृत्रिम चुंबक पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके ऊपर भी अपन ने विस्तारपूर्वक चर्चा करी है। मुख्य रूप से जो अपना उदासीन बिंदु है उसकी परिभाषा के साथ साथ उदासीन बिंदु कहाँ उत्पन्न होते हैं और उनकी संख्याएं कितनी हैं इसको भी अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण का मान कितना होता है इसका पूरा डेरिवेशन अपन पढ़ करके आए हैं। भूचुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम क्लियर है। चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार किस तरीके से प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां जैसे चुंबकन तीव्रता है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय पारगम्यता है, चुंबकन क्षेत्र है, इन चारों के बारे में अपन ने इनकी डेफिनेशन और इनका जो मात्रक है और विमा है उनका भी अध्ययन किया है। मुख्य रूप से जो अपना बड़ा डेरिवेशन था वो था विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध। तो ये जो रिलेशन है वो भी अपन लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है। आप लोगों को याद होगा कि अपना जो फाइनल रिलेशन आया था वो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस का ई एम आया था। तो ये भी अपने को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकत्व के गुणों के आधार पर अपन ने चुंबकीय पदार्थों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। उसके बाद में क्यूरी नियम, क्यूरी टेम्परेचर क्या है और चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्या है। हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियोस के अंदर अपन ने दर्शा रखा है, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक तैयार कर चुके हैं तो आप आज की इस वीडियो के लिए कंप्लीट रूप से तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो 2 एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव है जिनकी ध्रुव प्रबलताएं एकांक यानी 1 दे रखी हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, डी की वैल्यू 1 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूं मैं तो F इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट M1 M2 अपॉन 4 पाई R का स्क्वायर। तो जब आप इनकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जब m की वैल्यू रखेंगे तो ये तो 1 रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। m2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और r के स्क्वायर की r की जगह भी 1 रखेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। फाइनली अपने पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है सर? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और बटा में क्या चल रहा है आपके पास 4 पाई चल रहा है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 10 की पावर -7 आएगा। बात कर रहे हैं अपन बल की, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए अपना इस प्रश्न का ऑप्शन स है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? अतिचालक पदार्थ जो होते हैं उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? देखें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, कैसे क्लियर करेंगे? अच्छा, चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को फाइंड आउट करनी है। चुंबकीय प्रवृत्ति को अपन लिखते किससे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सर चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब होता है काई एम की वैल्यू अपने को यहाँ पे चाहिए। कौन से पदार्थों के लिए? अतिचालक पदार्थों के लिए। तो काई एम का फॉर्मूला क्या होता है? सर काई एम का फॉर्मूला होता है म्यू आर -1 और म्यू आर क्या है? चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता का मतलब होता है उस पदार्थ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की क्षमता। और अतिचालक पदार्थों की परिभाषा में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है,
यानी इनमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो इस परिस्थिति में बहुत क्लियर होना चाहिए कि अतिचालक पदार्थों के लिए जो चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 - 1 करूँगा तो फाइनल मेरे पास जो इसका कैलकुलेशन बचेगा वो -1 आ जाएगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति की जो वैल्यू है इस टॉपिक के लिए वो अपने पास -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ब है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति, अगेन इसमें भी आप लोगों को चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है? सर चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है कि काई एम का मान निकालना है, और अगर अपने को वापस काई एम का मान निकालना तो फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, म्यू आर -1। और म्यू आर क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता। किसके लिए पूछ रहा है? मुक्त आकाश के लिए पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि मुक्त आकाश के अंदर अपन कोई भी चुंबक रखेंगे तो उसकी कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उस मुक्त आकाश में से गुजर सकती हैं। तो मुक्त आकाश के लिए चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आपको बहुत अच्छे से म्यू आर की वैल्यू है वो मुक्त आकाश के लिए याद रखनी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू याद रखेंगे तो 1 - 1 करेंगे तो अपना आंसर है वो 0 हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इन प्रश्नों को आपको रटने का प्रयास नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप इनके पीछे लॉजिक लगा करके समझेंगे तो ये ज़्यादा समय के लिए याद हो पाएंगे। और नीट एग्ज़ाम के अंदर ये जो प्रश्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण रूप से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पीछे के कुछ वर्षों के यदि आप एग्ज़ाम के पेपर्स देखेंगे तो आप लोगों को इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न अपने से कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है उसका मान ऋणात्मक किसके लिए होता है? तो आप लोगों ने देखा है कि चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण के अंदर आपने पदार्थों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो आपने देखा था कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। तो विपरीत दिशा का मतलब है कि उल्टी डायरेक्शन में, तो उसको अपन ऋणात्मक कह सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का जो ऋणात्मक मान है वो केवल और केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए ही हो सकता है, ठीक है, और अल्प वैल्यू भी होती है। तो डायरेक्ट अपना इसका जो ऑप्शन है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अपेक्षिक पारगम्यता यानी म्यू आर की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 1 पॉइंट समथिंग है, तो पदार्थ कौन सा होगा, किस प्रकृति का पदार्थ होगा? तो आप लोगों ने अभी बात करी है कि जो जिन पदार्थों के अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता है उसे अपन उसकी अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1 है और 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो तीनों प्रकृति के पदार्थों के लिए यदि अपन अपेक्षिक पारगम्यता की बात करें तो जो अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसकी अपेक्षिक पारगम्यता है वो नेगेटिव नहीं होती है। पारगम्यताएं हमेशा 0 से ज़्यादा ही रहनी है, पारगम्यता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यदि किसी पदार्थ में से कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही है जैसे अतिचालक पदार्थों के लिए, तो उसके लिए अपेक्षिक पारगम्यता की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, बट 0 से कम किसी भी केस में नहीं होगी। ये बात आप लोगों को समझनी है। तो अपेक्षिक पारगम्यता की यदि अपन शुरुआत करें तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनके अंदर से कुछ बल रेखाएं गुजर सकती हैं, हालांकि वो चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होते हैं, उसके उपरांत भी कुछ बल रेखाएं वहाँ से गुजर सकती हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की तो उनके अंदर से कुछ ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं और लोह चुंबकीय पदार्थों में सबसे ज़्यादा गुजरती हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय पारगम्यता है वो 1 से कम होती है,
तीनों कैटेगरी की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, उनकी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा होती है। और लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, उनके लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रिजल्ट को देख करके आपको पता लग जाएगा कि सर ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है और बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति की बात करेगा। इसलिए अपने इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो अपने पास अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को समझ करके सॉल्व करना है, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या जो है वो अपना प्रश्न संख्या 6 है। क्या कह रहा है देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को अपन कैपिटल M से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कि एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई। क्लियर है? ml। अब ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है सर एम्पियर मीटर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट आंसर अपना है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। वेबर इंटू एम्पियर अपॉन मीटर बराबर होता है। वेबर क्या है सर? वेबर चुंबकीय फ्लक्स होता है, एम्पियर करंट है और बटा में मीटर है, ये लंबाई का मात्रक है। तो ये कौन सी भौतिक राशि है? जूल है, न्यूटन है, हेनरी है या वाट है? किसको प्रदर्शित करता है? चलिए, तो वेबर इंटू एम्पियर अपॉन मीटर, एक काम करता हूँ मैं कि ये जो वेबर होता है इसके बटा में यदि मुझे मीटर स्क्वायर मिल जाए, वेबर के बटा में यदि मीटर स्क्वायर मिल जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला का मात्रक हो जाता है। तो इसके बटा में मीटर स्क्वायर बनाने के लिए ये मेरे पास एम्पियर अपॉन में मीटर है ही सही, मैं इसको मीटर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अब ये वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है, ये बन जाएगा आपका टेस्ला और ये ऊपर आपके पास एम्पियर रह जाएगा और बटा के मीटर से ये मीटर कैंसिल होकर के यहाँ पे मीटर रह जाएगा। तो ये आपके पास ध्रुव प्रबलता बन जाएगी, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बन जाएगी। तो ये एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद करिए फॉर्मूला, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला, QE, F इज इक्वल्स टू QE, एक आवेश का परिमाण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक उसी तरीके से एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबकीय क्षेत्र का मान, इन दोनों की यदि गुणनफल की बात करेंगे तो ये अपने पास चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा, Fm को प्रदर्शित करेगा। और बल का जो मात्रक होता है वो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अपना इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यदि आपको अब भी किसी प्रश्न में डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी अपन समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता है? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है वो इन 4 ऑप्शन में से किस से कोई अन्योन्य क्रिया का मतलब है किसी तरह का कोई इंटरेक्शन, इसके ऊपर बल लगना, आकर्षण लगना, प्रतिकर्षण लगना, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव लगता है या नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस से अन्योन्य क्रिया नहीं करता है? चुंबक से। आप जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप चुंबक रखेंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बल लगेगा। यदि समान ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तब तो उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा और विपरीत ध्रुव आ रहे हैं तो आकर्षण हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है। त्वरित चुंबक से, त्वरित चुंबक का मतलब है कि यदि कोई चुंबक गतिमान है, त्वरण से गतिमान है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चुंबक चाहे तो वो रखा हुआ हो और चाहे वो गतिमान हो, प्रत्येक चुंबक के ऊपर अन्योन्य क्रिया होगी, कोई ना कोई प्रभाव तो लगेगा। स्थिर आवेश पर, स्थिर आवेश आप लोगों ने पढ़ा कि स्थिर आवेश है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है।
और स्थिर आवेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है। तो इस प्रश्न का जो अपना ऑप्शन है वो स ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, चल विद्युत आवेश से यानी गतिमान आवेश से, और आपने पढ़ा है कि गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो वो डेफिनेटली इस पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करेगा। तो इन चार ऑप्शन में से केवल और केवल जो स्थिर आवेश है उसी से ही किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिचुंबकत्व का कारण है, प्रतिचुंबकत्व का, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अपन ने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है। प्रतिचुंबकत्व का जो कारण है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन देखें आप, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, ये जो आप लोगों ने परमाणु की संरचना पढ़ी है और इस परमाणु की संरचना में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो कक्षीय गति है उसकी वजह से प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, देखिए इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति का भी प्रतिचुंबकत्व के अंदर प्रभाव होता है, लेकिन चक्रण गति का जो प्रभाव है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो यदि आपको इन चार में से एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने का चांस मिले तब तो आपको ए और बे अभी तक के अनुसार दोनों ही करने हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो दैट टाइम आप डेफिनेटली कक्षीय गति ही चुनाव करेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो सभी प्रकार के पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो अपना ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, देखिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 होता है। यह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनका चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ऐसा क्यों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण 0 क्यों होगा, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चुंबकित होते हैं, ठीक है, और जब विपरीत चुंबकित होंगे तो यहाँ पे जो एक परमाणविक चुंबक बनेगा उसके इस ध्रुव के बीच में और इस ध्रुव के बीच में जो दूरी है वो लगभग नगण्य हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण होता, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 रहता है। इस बात को आप लोगों को अच्छे से समझना है और याद करना है। चलिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता यानी म्यू आर का मान कितना होता है। अभी अपन ने आपेक्षिक पारगम्यता के बारे में पिछले किसी एक प्रश्न में चर्चा करी थी कि आपेक्षिक पारगम्यता का मान है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 से बहुत ज़्यादा तक होता है, 0 से कम नहीं हो सकता। तो दोबारा रिवाइज कर लें कि 0 से लेकर के 1 तक की जो वैल्यू है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1 से लेकर के 1.5 तक ये जो वैल्यू होती है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होती है, और 1 से बहुत ज़्यादा जो चुंबकीय पारगम्यता है वो लोह चुंबकीय पदार्थों की होती है। तो इस प्रश्न में अपना जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। देखें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 कहाँ होता है। चलिए देखें, ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब हो गया कि ये जो आपके पास मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को आप इस तरीके से रखेंगे तो एक तो इसका क्षैतिज घटक होगा और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 कहाँ होगा, यदि कोई मैग्नेट इस तरीके से लटकी हुई है, इस दिशा में इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका ये एक क्षैतिज घटक होगा और ये एक इसका
ऊर्ध्वाधर घटक होगा। लेकिन यदि कोई मैग्नेट है वो क्षैतिज दिशा में रखी हुई है तो इस केस में ये जो इसका घटक है वो इसका क्षैतिज घटक होगा और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। और ऊर्ध्वाधर घटक में आपके पास यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90, और ऊर्ध्वाधर घटक को अपन कोस का घटक कहते हैं और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जहाँ पर चुंबक आपका क्षैतिज होगा, मेरी बात को ध्यान से सुने, जहाँ पर चुंबक क्षैतिज दिशा में होगा, पृथ्वी के समांतर होगा, वहाँ पर उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाएगा। और इसके अलावा चाहे चुंबक लंबवत रहे, चाहे चुंबक क्षैतिज के साथ किसी भी कोण बना करके रहे, प्रत्येक परिस्थिति के अंदर कोई ना कोई आपके पास ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू भी होगी। लेकिन ये जो क्षैतिज घटक वाली वैल्यू है इसके अंदर ऊर्ध्वाधर घटक 0 होगा। तो चुंबक क्षैतिज कहाँ होगी? आप लोगों ने चुंबक का पृथ्वी के ऊपर व्यवहार पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है कि ध्रुवों के ऊपर चुंबक है वो ऊर्ध्वाधर हो जाती है, और आपने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर चुंबक है वो क्षैतिज हो जाती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि विषुवत रेखा के ऊपर या क्षैतिज भूमध्य रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, क्षैतिज घटक 0 कहाँ हो जाएगा? ध्रुवों के ऊपर जो मैग्नेट है वो 100% परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इसका केवल और केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही बचेगा, इसका क्षैतिज घटक है वो 0 हो जाएगा। तो दो बातें क्लियर हैं, ध्रुवों के ऊपर मैग्नेट है वो लंबवत दिशा में रहती है, 90 डिग्री का कोण बना करके रहती है, तो ध्रुवों के ऊपर क्षैतिज घटक 0 और भूमध्य रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाएगा। तो अब अपना इस प्रश्न का रिजल्ट क्या निकला? तो इस क्वेश्चन का अपना जो रिजल्ट है वो ये है कि सर ऊर्ध्वाधर घटक 0 पूछा है तो ये तो केवल भूमध्य रेखा पर होगा। तो अपने को यहाँ पे दे क्या रखा है? चुंबकीय ध्रुवों पर बिल्कुल नहीं होगा, भौगोलिक ध्रुवों पर यहाँ पर भी क्षैतिज घटक कुछ ना कुछ होगा, ऊर्ध्वाधर घटक कुछ ना कुछ होगा, चुंबकीय याम्योत्तर पर इस पर भी नहीं होगा। तो कहाँ होगा? केवल भूमध्य रेखा पर। यदि भूमध्य रेखा कहीं ऑप्शन मिल जाता तो वो अपना इस प्रश्न का उत्तर होता। अब ये तीनों ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, इनमें से कहीं नहीं है तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी पदार्थ के शैथिल्य पास का क्षेत्रफल, किसी पदार्थ के शैथिल्य पास का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? कल अपन ने जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आप लोगों ने बीएच वक्र बनाया है या शैथिल्य वक्र बनाया है उसका जो एरिया है वो किसको प्रदर्शित करता है, क्या इंडिकेट करता है? पदार्थ के इकाई चक्र में चुंबकित करने की ऊर्जा हानि को, एक चक्र में पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने की ऊर्जा हानि को। तो आप लोगों ने पढ़ा है, अब आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एकांक आयतन में और प्रति चक्र, दो बातों को। जो एरिया है वो पदार्थ के एकांक आयतन में और एक चक्र के अंदर ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। क्यों? स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्या कारण है स्टील का उपयोग किया जाता है? ऊर्जा ह्रास कम होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो स्टील होता है उसका जो एरिया है वो नरम लोहे की अपेक्षा ज़्यादा है। बीएच वक्र, मैं यहाँ पे बीएच वक्र की बात कर रहा हूँ। स्टील के लिए बीएच वक्र बनाएं और नरम लोहे के लिए बनाएं तो बीएच वक्र का जो एरिया है स्टील के लिए वो ज़्यादा होगा। तो स्टील का ऊर्जा ह्रास कम होता है, ये तो अपना ऑप्शन गलत हो जाता है। स्टील का घनत्व अधिक होता है, इस बात से अपने को कोई लेना देना नहीं है। स्थायी चुंबकत्व के लिए पदार्थ के घनत्व का कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्टील के लिए अवशेष चुंबकत्व अधिक होता है। अवशेष चुंबकत्व का मतलब हो गया धारणशीलता। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की बोर्ड की जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है उसमें ये बात बहुत क्लियर लिखी है कि स्थायी चुंबक के लिए धारणशीलता और निग्राहिता दोनों का मान अधिक होना चाहिए। लेकिन बड़ी कक्षाओं की फिजिक्स में, और यदि आप खुद थोड़ा सा मूल्यांकन करें
तो BH वक्र में आपने क्या देखा है, नरम लोहे के और स्टील के BH वक्र में क्या देखा है? आपने देखा है कि BH वक्र में स्टील की धारणशीलता है वो नरम लोहे से कम है। तो जो स्थायी चुंबकत्व के जो पदार्थ होते हैं उनके लिए धारणशीलता का मान कम होना चाहिए। तो अपनी बुक में जो ये लाइन लिखी है कि धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, वो सरासर गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। लास्ट ऑप्शन बचता है साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। यानी कि यदि आप स्टील को चुंबकीय क्षेत्र में रखें और वो चुंबकित हो जाता है, उसके बाद यदि आप उसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लें तब भी उसका जो चुंबकत्व का गुण है वो शेष रहता है, नष्ट नहीं होता है। और यही स्थायी चुंबक की मुख्य प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो अपना ऑप्शन है वो डी ऑप्शन क्लियर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 अपने से कह रहा है कि क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी टेम्परेचर जो है, उस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो किस में बदल जाता है? आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय गुण कम होते हैं। बहुत छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण खत्म करने के लिए उसका गर्म करने का जो तरीका है वो ही है। यदि आप किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। तो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो तो बहुत ज़्यादा चुंबकित होता है, उसको यदि आप गर्म करेंगे तो थोड़ा सा उसका चुंबकीय गुण कम हो जाएगा, यानी वो अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ है वो किस में बदल जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाएगा। तो इस तरीके से अपना इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अपने को दे रखे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत धीरे धीरे अपन इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और इनके आंसर देंगे। एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब है वो इस तरीके से कहीं पर भी हो सकती है। यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर रखी जाए तो यह किस दिशा की ओर संकेत करेगी? यदि आप ध्रुवों के ऊपर रखेंगे तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ध्रुवों के ऊपर जो चुंबकीय सुई है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है, यानी क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट लिख सकते हैं क्षैतिज के लंबवत या ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत करेगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न अपने से कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ के प्रकार का नाम लिखो। चुंबकीय पदार्थ हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें। अभी तक के अनुसार चुंबकीय पदार्थ हैं वो 3 तरह के होते हैं, अपन ने समझ लिया। जिसका व्यवहार साधारण ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय पदार्थों की तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है जिसके चुंबकीय गुण टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं? तो आपने पढ़ा है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनका व्यवहार है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर नतिकोण किस प्रकार परिवर्तित होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर चुंबक है वो क्षैतिज रहती है, यानी नतिकोण की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद में ऊर्ध्वाधर दिशा की तरफ जाएंगे तो मैग्नेट है वो खड़ी हो जाएगी और नतिकोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है। यदि आप भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो नतिकोण की वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ती रहेगी। ठीक है, आगे यदि एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति आपको इतनी दे रखी है, काई की वैल्यू दे रखी है, यह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? किस प्रकार का? देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि सर ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होते ही आपको क्लियर हो गया कि ये तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब बात करें कि यदि मान लीजिए यहाँ पर इस माइनस की जगह प्लस होता
तो प्लस होता तो ये धनावेशित हो जाती या धनात्मक वैल्यू हो जाती, और धनात्मक वैल्यू हो जाती, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत अल्प है, पॉजिटिव है पर अल्प है, अनुचुंबकीय, नेगेटिव है तो प्रतिचुंबकीय, और यदि पॉजिटिव है परंतु बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के लिए अपना जो आंसर है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि धारणशीलता किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने BH वक्र पढ़ा है, इसमें आप लोगों ने इस तरीके से डायग्राम बनाया है। तो ये जो वैल्यू है, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान B का मान जीरो करने के, H का मान जीरो करने के बावजूद भी उसमें जो चुंबकीय गुण रह जाते हैं, जो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र रह जाता है, उसे अपन अवशेष चुंबकत्व या फिर धारणशीलता कहते हैं। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप लोग धारणशीलता का जो वीडियो है उसमें आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सबका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं उनके कोई दो पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, लेकिन आप इसमें एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, इस तरह के दो एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाला क्षैतिज के जो लंबवत तल होगा उसे अपन चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इसकी परिभाषा आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए और जब वो स्वतंत्रतापूर्वक रहेगी तो उस स्वतंत्रतापूर्वक रहने की स्थिति में उसका जो लंबवत तल है, इस तरह का जो तल है जो उसके एक्स के लंबवत होकर के जाएगा, एक्स के बिल्कुल, एक्स को ऐसे तिरछा नहीं काटेगा कहीं पर भी, इस तरीके से नहीं काटेगा कहीं पर भी, बिल्कुल एक्स के लंबवत होकर के जाएगा, वो जो तल है वो इसका चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। अगला प्रश्न 8वां, पृथ्वी पर नति कोण का मान 0 और 90 डिग्री कहाँ होता है। बहुत आसान सा है, सब लोग इसका आंसर दे पाएंगे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर और 90 डिग्री ध्रुवों के ऊपर होता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य क्या संबंध है। माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, ध्यान दें यहाँ पर आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता नहीं कहा है, किसी माध्यम की पारगम्यता कहा है। तो माध्यम की पारगम्यता को अपन तो म्यू से लिखते हैं, और यदि आपको म्यू आर ना लिख करके म्यू लिखना पड़े तो इसका जो रिलेशन है वो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई लिखना होगा। आप लोगों ने बहुत क्लियर कहा है कि जब ये म्यू नॉट इसके बटा में जाएगा तब ये म्यू अपॉन म्यू नॉट है वो म्यू आर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता कहा है, तो यदि आप यहाँ पर म्यू आर वाला संबंध लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, तो गलत उत्तर हो जाएगा, आपको 0 अंक मिलेगा। माध्यम की पारगम्यता का मतलब है म्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस काई एम हो जाएगा। क्लियर है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछ रहा है। स्मॉल m से अपन जिसे इंडिकेट करते हैं सर एम्पियर मीटर होता है। उस स्थान पर नति कोण कितना होगा जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का अनुपात 1/√3 रहता है। ऊर्ध्वाधर घटक को अपन किससे लिखते हैं सर, BV से लिखते हैं। क्षैतिज घटक को BH से लिखते हैं। अच्छा, BV का फॉर्मूला क्या होता है सर, B साइन थीटा, और क्षैतिज घटक का ये सर B कॉस थीटा। B से B कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन सर, टेन थीटा लिख सकते हैं। बराबर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3। अच्छा, टेन थीटा में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? टेन थीटा में सर वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं अपन 30 डिग्री। और थीटा क्या है? थीटा नति कोण ही तो है।
तो इस तरीके से आप ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों का फॉर्मूला b sin थीटा बटे b cos थीटा लिख करके और उसके आगे बराबर में वैल्यू 1/√3 लिखेंगे। b से b कैंसिल आउट होगा, sin थीटा बटा cos थीटा वो आपका tan थीटा बनेगा और tan थीटा में इतनी वैल्यू 30 डिग्री की होती है। तो इस तरीके से अपना इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 30 डिग्री हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न, चुंबकीय शैथिल्य क्या है? चुंबकीय शैथिल्य का मतलब क्या है? चुंबकीय शैथिल्य का मतलब होता है सर ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि का मतलब कि सर जब अपन ने BH वक्र बनाया था, ये H है और ये B है, तो जैसे जैसे अपन ने इसका ग्राफ बनाया है तो ये जो B का मान है, चुंबकीय तीव्रता का मान है, चुंबकन तीव्रता का मान है, वो हमेशा इस चुंबकन क्षेत्र के पीछे ही रहता है। यानी जैसे जैसे आप चुंबकन क्षेत्र बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही B बढ़ेगा और संतृप्त अवस्था में जाकर के तो ये समांतर हो जाएगा। यानी अब आप H बढ़ाओगे तो भी B नहीं बढ़ेगा। यानी चुंबकन तीव्रता का मान है वो चुंबकन क्षेत्र के पीछे रहता है। इसी विशेषता को अपन शैथिल्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से, कोई छड़ चुंबक आपको दे रखा है, इसके मध्य बिंदु से x एवं निरक्ष स्थिति पर समान दूरी पर, ये x की स्थिति है, ये निरक्ष की स्थिति है, समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य अनुपात क्या होगा? तो x वाली स्थिति का और निरक्ष वाली स्थिति का फॉर्मूला, दोनों डेरिवेशन आप लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से पढ़े हैं और ये बात आपने कही है कि x के ऊपर तीव्रता है वो दुगुनी होती है। किससे? निरक्ष वाले बिंदु से। तो ये बात आप लोगों की बहुत क्लियर हो जाती है कि x के ऊपर और निरक्ष के ऊपर जो तीव्रताएं हैं उनका जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रश्न को आप डेरिवेशन में अपने पीछे के वीडियो में जाकर के बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न कह रहा है कि उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक समान है। तो ये प्रश्न भी अपना जो कल का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में भी मैंने डाला था कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों समान हैं, उसके ऊपर नति कोण कितना है। तो सर ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब BV और क्षैतिज घटक का मतलब BH। अभी जो अपने प्रश्न किया उस हिसाब से कर लीजिए। तो BV की वैल्यू तो हो जाएगी सर B sin थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी B cos थीटा। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सर cos थीटा को बटा में ले जाओ तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जैसे ही कॉस इस तरफ जाएगा तो इसके बराबर में क्या बचेगा 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख देंगे अपन टेन थीटा, और टेन थीटा का मान 1 कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का और अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दंड चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश, ये दंड चुंबक है, उसको उसकी लंबाई के अनुदिश 2 समान भागों में काट दिया जाए। ये 2 भागों में अपन ने इसको काट दिया जाए तो उसके चुंबकीय आघूर्ण में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, पहले इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना था? इसकी ध्रुव प्रबलता m, प्रभावी लंबाई l, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण पहले कितना था सर? m × l था। ठीक है, इसके बाद में आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश करने पर इसकी प्रभावी लंबाई तो l ही रही, और ध्रुव प्रबलता कितनी होगी सर? m/2 और m/2। तो अब आपको इसका एक टुकड़ा लेना है, पूरा नहीं, केवल इसका ये जो ऊपर वाला एक टुकड़ा है, इस अकेले टुकड़े के कारण आपको इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो इस अकेले टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? इसको मैं m डैश कह देता हूँ। तो इसकी ध्रुव प्रबलता m/2 और प्रभावी लंबाई l हो जाएगी। तो मेरे पास अगर मैं इस ml की जगह ये m रिप्लेस कर दूं तो m डैश की जो वैल्यू है वो m/2 हो जाएगी। यानी अब इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो पहले की अपेक्षा आधा रह जाएगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, वो अपन ने चुंबकीय आघूर्ण का जो वीडियो है उसमें क्लियर किए हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने वो वीडियो पहले पढ़ रखा है तो इस प्रश्न को आप क्वेश्चन पढ़ते ही बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर पाते।
इस तरीके से अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।